गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी हिस्ट्री में पूर्व वर्षों के आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए वर्ष 2016 के प्रश्नों पर चल रहे थे। आज हम लोग वर्ष 2016 के प्रश्नों के डिस्कशन में अंतिम क्लास करेंगे और क्लास का उद्देश्य आप सबको विदित है, ऑथेंटिक प्रमाणिक उत्तर को प्राप्त करना। साथ में जब हम प्रमाणित उत्तर खोज रहे हैं, प्रमाणिक उत्तर खोज रहे हैं, तो उसके साथ में जो नए प्रश्न बन रहे हैं, जो नए प्रश्न हमारे सम्मुख प्रकट हो रहे हैं, जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, उन पर बेहतर तरीके से डिस्कशन करना है। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग शेयर करें, जिससे चैनल का विस्तार हो और इसका लाभ जो है सभी प्रतियोगियों को प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग जो है आज अपना जो है वर्ष 2016 पीजीटी हिस्ट्री की अंतिम क्लास करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 101 है, 101। निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए है जिन्ना, बी है लियाकत अली, सी है सैयद अहमद, डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब समझ लें इसको। हम सबको पता है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नवसारी जनपद के डांडी नामक स्थान पर नमक हाथ में लेकर के नमक कानून तोड़ा था, और नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इस आंदोलन का विस्तार पूरे देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्रों में हुआ। आज हम लोग सीमांत गांधी के प्रश्न के उत्तर में उसका पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में जो विस्तार हुआ था उसको उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो विस्तार हुआ था, वह उस विस्तार से यहाँ पर उत्तर आपको मिलेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इसका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था उसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन। क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और इस आंदोलन के जो सक्रिय सदस्य थे, वह सब जो है लाल ड्रेस पहनते थे, रेड ड्रेस में रहते थे, लाल कपड़े पहनते थे। लाल कपड़े पहनने के कारण इस आंदोलन का एक नाम और है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए लाल कुर्ते आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां आएंगे। अगर ये पूछा जाए खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने प्रारंभ किया, समझ गए? अब ये आंदोलन जो है इतना तगड़ा था पश्चिम सीमा प्रांत में कि सेना बुलानी पड़ गई। अंग्रेजों को वहां पर सेना बटालियन सेना लगानी पड़ी, और सेना से कहा गया, क्या कहा गया कि इन पर गोली चलाइए। तो सेना में एक थे चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या नाम था इनका? नाम याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ पर
गोली चलाने से इनकार कर दिया, फलतः इनका कोर्ट मार्शल हुआ। और इन लोगों ने जो है पश्चिमोत्तर पेशावर इत्यादि में इतनी अपनी पैठ बना ली थी कि बहुत मुश्किल से अंग्रेज जो है उस क्षेत्र को जो है इनसे आज़ाद करा पाए या अपने क्षेत्रों में मिला पाए इनको। और इन्हीं जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इनको कहते हैं फक्र, इनकी उपाधि है फक्र ए अफगान। क्या उपाधि है? फक्र ए अफगान। इनकी उपाधि थी बादशाह खान। इन्हीं की उपाधि थी सीमांत गांधी। सीमांत क्षेत्र है ना, तो वहां के गांधी थे सीमांत गांधी, जिसको कहते हैं फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। अब आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया गया। गफ्फार खां एक पख्तून थे। यहाँ से एक पत्रिका भी जारी हुई जिसका नाम पख्तून था पत्रिका का, जो गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों के बड़े प्रशंसक थे। इस आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन की भी संज्ञा दी गई। फख्र अफगान, बादशाह खान, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जैसे अनेक उपाधियों से खान अब्दुल गफ्फार खां को नवाजा गया था, विभूषित किया गया था। समझ रहे हैं? पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में आंदोलन को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर में लगाई गई। बात हो रही थी ना। इस रेजिमेंट में चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके बदले उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 25 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर पर जनता का शासन रहा। पेशावर पर पूरा कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। अगर ये प्रश्न बने कहां पर जो है पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेज सत्ता को, अंग्रेज सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा, तो पेशावर पर किसके दौरान? खुदाई खिदमतगार का आंदोलन के दौरान, जो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 102 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ संपादित कराया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त प्रथम, डी है स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम है कौन? आपने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इनकी जो है पत्नी थी ध्रुव देवी। इनसे जो इनका सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, वो थे कुमारगुप्त। इन्होंने जो है 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। और इनके कुमारगुप्त के सिक्कों से हमें पता चलता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। किस शक्ति को या किसको पराजित करने के उपरांत इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, यह पता नहीं चलता है। जो सिक्के हैं, सिक्के के मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे अश्व की आकृति है। सिक्के के मुख्य भाग में क्या है? यज्ञ यूप में बंधे अश्व की आकृति है, और उसके पृष्ठ भाग पर
क्या लिखा है? श्री अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र लिखा है। समझ गए? इसी से जो है ए पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। और कुछ चीजें हैं कुमारगुप्त के संबंध में, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। कुमारगुप्त ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इन्हीं के कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। और इन्होंने सर्वाधिक समय तक मतलब 40 वर्ष तक शासन किया है। 415 से 55 जाएंगे, 40 वर्ष का डिफरेंस मिलेगा। और करीब 20 से अधिक इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जाति का अटैक हुआ था। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था। आक्रमण बहुत भीषण था। और आक्रमण के विषय में जो जानकारी मिलती है वह मिलती है स्कंदगुप्त का एक लेख है। स्कंदगुप्त का एक लेख है भीतरी लेख। क्या नाम है इसका? भीतरी लेख। और भीतरी लेख कहां पर है, कहां पर मिला है? गाजीपुर में। भीतरी लेख मिला है गाजीपुर में। इस लेख से ये पता चलता है कि पुष्यमित्र जाति का जो है आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था। इतना भीषण था कि स्कंदगुप्त को रण क्षेत्र में ही शयन करना पड़ा था, समझिए। और इसके अतिरिक्त इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एक गढ़वा लेख है। गढ़वा मिलता है, कहां पर लेख है? प्रयागराज में। और गढ़वा लेख में जो है इनको परम भागवत की उपाधि दी गई है। परम भागवत की उपाधि दी गई है। और ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, आपको पता है। और ह्वेनसांग ने बताया है इनको शक्रादित्य, कि शक्रादित्य ने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। ये बात किसने बताई है? ह्वेनसांग ने। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कुमारगुप्त प्रथम को याद किया जाता है। ये क्लियर हुआ? आइए और जो नए प्रश्न बनेंगे उन सबको हम लोग समझ लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। यद्यपि यह यज्ञ किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था अज्ञात है। कुमारगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञ कूप में बंधे अश्व की आकृति और पृष्ठ भाग पर श्री अश्वमेघ महेंद्र अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम जो है सम्राट बना, जो ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। एक आपकी परीक्षा में पूछा गया है, शायद 2013 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी, कि कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय किस रानी से उत्पन्न हुआ था। तो उत्तर क्या मिलेगा आपको? ध्रुव देवी से। कुमारगुप्त ने गुप्त राजाओं में सर्वाधिक समय तक 40 वर्ष तक शासन किया। उसी के समय सर्वाधिक 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिलसड़ अभिलेख क्या कहता है? कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली उत्कीर्ण है। बिलसड़ इसलिए महत्वपूर्ण है। मंदसौर अभिलेख की चर्चा हम लोगों ने पट्टवाय श्रेणी के संबंध में किया था, उसको फिर से देख लेते हैं तेजी से। प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना उनके दरबारी वत्सभट्ट ने की। यह दशपुर मालवा से प्राप्त हुआ है। इसमें मालवा के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है। इसमें पट्टवाय श्रेणी, तंतुवाय श्रेणी या कौलिक श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी थी।
एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसी में कहा गया है कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई थी। सुमेरु तथा कैलाश पर्वत जिसके बृहत पयोधर के समान थे, सुंदर वाटिकाओं में खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। प्रश्न बनेगा कुमारगुप्त के किस अभिलेख में सुमेरु और कैलाश पर्वत का उल्लेख है? उत्तर में आपको क्या मिलेगा? मंदसौर अभिलेख। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज से मिला है। यह एक बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है जिसकी स्थापना बौद्ध भिक्षु बुद्धमित्र ने की थी। सांची अभिलेख भी बुद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। इसमें हरिस्वामिनी और आम्रकारदव द्वारा सांची के आर्य संघ को दान देने का उल्लेख है। बांग्लादेश से भी कुमारगुप्त के ताम्रपत्र मिले हैं, जिसे धनदेह ताम्रपत्र कुमारगुप्त को परम भट्टारक, परम दैवत, महाराजाधिराज कहता है और भूमिदान का उल्लेख करता है जो बांग्लादेश में है। बैग्राम ताम्रपत्र में भी भूमिदान का उल्लेख है। एक है दामोदरपुर ताम्रपत्र में बांग्लादेश को पुंड्रुवर्धन कहा गया है। परीक्षा में पूछा जाता है पुंड्रुवर्धन का समीकरण किससे स्थापित होता है? ये आपको यहीं से मिलेगा। इसमें कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। इसमें ग्रामवासियों, महत्तर, अष्टकुलाधिकारी और कुटुंबिन का उल्लेख है। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंत में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर में है उससे पता चलता है। यह आक्रमण बहुत भयंकर था और स्कंदगुप्त को पूरी रात भूमि शयन करके बितानी पड़ी। गढ़वा अभिलेख जो प्रयागराज में है, कुमारगुप्त को परम भागवत कहा गया है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम की अनुपाधियां देख लीजिए। महेंद्रादित्य, गुप्त कुलामलचंद, गुप्त कुलामलचंद्र, गुप्त कुल व्योमशसी, गुप्त कुल व्योमशसी, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र एवं परम भागवत। इनकी दो रानियां थी, अनंत देवी जिससे उत्पन्न हुए थे पुरुगुप्त, देवकी जिससे उत्पन्न हुए थे स्कंदगुप्त जो बाद में शासक बनते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार सक्रादित्य ने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वह सब इसमें आपको मिल जाएगा। आगे चलें। 103 है, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक ने, बी है फिरोज तुगलक ने, सी है बलबन ने, डी है इल्तुतमिश ने। इससे पहले प्रश्न आया हुआ है इस तरह का, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। किसने? फिरोज तुगलक ने। कब किया था? 1359-60 में अपने भाई जौना खां, भाई क्या नाम था? जौना खां। जौना खां किसको कहते हैं? किसका नाम था जौना खां? जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी का नाम ही था जौना खां। जौना खां की स्मृति में गोमती नदी के तट पर, जौना खां की स्मृति में गोमती नदी के तट पर क्या किया था? जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने, जिनको लोग 60 में एफएसटी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर एक शाही किला का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, शाही किला का। यह किला जो है करार पर बना हुआ है, इसलिए इसको करार किला भी कहते हैं, शाही किला या करार किला भी कहते हैं। इसके अलावा वहां पर जो एक प्रसिद्ध मस्जिद है, सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है
अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद उसका निर्माण प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने इसको पूरा करवाया था। समझ रहे हैं, इसको पूरा करवाया था 1408 ईस्वी में। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा करवाया था। इसके अलावा जो लोग जौनपुर गए होंगे तो वहाँ का प्रसिद्ध है शाही पुल। जौनपुर का शाही पुल फेमस है, और इस शाही पुल का निर्माण अकबर के समय हुआ था। अकबर ने करवाया था। कब करवाया था अकबर ने? 1562 ईस्वी में। तो जौनपुर का शाही पुल अकबर ने बनवाया था। जौनपुर का शाही किला मोहम्मद तुगलक ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्लियर हुआ? आइए ये देखिए पीजीटी प्लेलिस्ट चाहिए 2004 में क्वेश्चन नंबर 114 है, 5वें भाग में पूछा है सिराज ऑफ ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? तो सिराज ऑफ ईस्ट अपने संस्कृति, स्थापत्य, इन सब के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज अहिंद, ये सब भी उपाधियां जौनपुर को प्राप्त है, जो अपने स्थापत्य और संस्कृति कला के लिए समृद्ध था। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 104 है मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी है धर्मस्थ, सी है पौर व्यवहारिक, डी है प्रदेष्टा। आइए इसको देखते हैं। देखिए मौर्य काल में सम्राट क्या था? यही मुख्य न्यायाधीश था। सम्राट मुख्य न्यायाधीश था, और जो राजाज्ञा होती थी यही जो है मुख्य कानून था। इसके अतिरिक्त जो है दो न्यायालय थे। एक था दीवानी न्यायालय जो जमीन इत्यादि के लड़ाई झगड़ों को देखता था। एक था फौजदारी न्यायालय जो मारपीट लड़ाई झगड़े इन सबको देखता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। मतलब मारपीट हुई है तो कांटा चुभा है, लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है तो कांटा चुभा है, उस कांटे का शोधन जो करेगा वो फौजदारी न्यायालय होगा। मौर्य काल में उसको क्या कहा जाता था? कंटक शोधन कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसको कंटक शोधन कहा जाता था। इस न्यायालय के जो क्या पूछा है न्यायाधीश थे धर्मस्थी के, उनको व्यावहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको व्यावहारिक कहा जाता था। और जो कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। और आप विकल्प में जाइए तत्काल, ऑप्शन डी देखिए क्या है, प्रदेष्टा। यही कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2011 में, जो निरस्त परीक्षा थी 2013 में पूछा गया है। प्रश्न देखिए क्या है, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, वहां पूछा था किस तरह का न्यायालय था, फौजदारी था कि दीवानी था। यहाँ क्या पूछा गया है, उसके न्यायाधीश कौन है? तो प्रश्न वही है, उसके आगे की चीजें बढ़ा दिया गया है।
इसीलिए कहते हैं जब प्रश्न की आप व्याख्या करते रहिए। पिछले हमने व्याख्या किया था फौजदारी न्यायालय कौन होता है, और उसी व्याख्या में बताया था प्रदेष्टा एक का मुख्य न्यायाधीश होता है। वो प्रश्न जो है अगर वहां डिस्कशन किए हैं तो यहाँ आपको दिख जाएगा। इसलिए जो प्रश्न आपके बार बार आ रहे हैं उन प्रश्नों के इर्द गिर्द आए, दाएं बाएं आगे पीछे जो चीजें आ रही हैं उनको जरूर देख के परीक्षा में जाइए, क्योंकि वहीं से आसपास से घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। 2013 के 125 का कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय कहा जाता था। अभी दोनों बार न्यायालय पूछा, अब न्यायाधीश पूछ लिया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है बौधायन धर्मसूत्र और डी है वशिष्ठ धर्मसूत्र। आइए इसको समझते हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल देखते हैं, उत्तर वैदिक काल देखते हैं और उसमें जब स्त्रियों की दशा देखते हैं तो कई चीजें मिलती हैं। एक ये मिलता है कि अभी भी बाल विवाह नहीं हो रहा था, अभी भी जो है विधवा विवाह हो रहा था, बहुविवाह प्रचलित था, नियोग प्रथा प्रचलित थी, विधवा विवाह हो रहा था। यही तो कह रहा पुनर्विवाहित, जो पुनर्विवाहित है उसको जो है अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र नहीं, सॉरी, उसको अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में जो पुनर्विवाहित स्त्री है उसके लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। और आइए आप देखिए ऑप्शन बी में क्या है, अथर्ववेद ये थे। किंतु बहुविवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। उल्लेखनीय है कि अथर्ववेद में सर्वप्रथम पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए लिखा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री के लिए अर्धांगिनी कहा गया है। यह आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, किस ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी, पुत्रियों का जन्म अभिशाप माना जाने लगा था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक, पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। पूछेगा किस ब्राह्मण में या किस ग्रंथ में पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण है। मैत्राणी संहिता क्या कहती है? स्त्री को धूर्त और मदिरा की श्रेणी में रखता है, जुआ और मदिरा की श्रेणी में रखा है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है का उल्लेख है ना। आप लोगों ने परीक्षा में, आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न भी बनता है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो है किस उपनिषद में है, किस ग्रंथ में है, किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब था कि महिला को अपने से नीचा समझते थे और उसको जो है धमका रहे थे। उन्हें अभी भी राजनीतिक तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों का सभा एवं विवाद में भाग लेना और उपनयन संस्कार बंद था। देखिए अभी भी राजनीति और धन संबंधी अधिकार, अगर आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोई भी अधिकार मिल जाए वह व्यक्ति, वह समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। महिलाओं को अभी भी सब कुछ मिल रहा था, उसके बावजूद भी जो मुख्य अधिकार था राजनीतिक अधिकार, जो मुख्य अधिकार था आर्थिक अधिकार, वह नहीं प्राप्त था। समझ गए? उपनिषदों में से
काल की विदुषी महिलाओं गार्गी, वेदवती, काशकृत्स्नी, शुभला, कात्यायनी और मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। पूछेगा उपनिषद काल की महिलाओं के नाम कौन कौन से हैं? गार्गी, वेदवती, काशकृत्स्नी, शुभला, कात्यायनी, मैत्रेयी इत्यादि। समझ गए? क्वेश्चन नंबर आइए 106 में, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान ने से संबंधित है? बाजार नियंत्रण योजना, समझ रहे हैं, या मूल्य नियंत्रण योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है बलबन, बी है सिकंदर लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है रजिया। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, क्या है? प्रमुख स्रोत है वह है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, जिसमें बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में सबसे अधिक जानकारी, पूरी जानकारी मिलती है। वह है तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही। इसके अतिरिक्त इनके खजानुल फुतूह है, इब्न बतूता के रेहला है और बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें बाजार नियंत्रण की जानकारी तो मिलती है, लेकिन पूरी जानकारी, सबसे अधिक जानकारी, मुख्य जानकारी तारीखी फिरोजशाही से प्राप्त होती है। इसमें पता चलता है कि उन्होंने 7 तरह के विनियमन लागू किए थे, विनियमन लागू किए थे, जिसमें सभी अनाजों के दाम को निश्चित किया गया था, सभी अनाज को खरीद को निश्चित किया गया था, बेचने के स्थान को निश्चित किया गया था, साहना नामक अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी और गुप्तचरों की नियुक्ति, मुन्हियान की नियुक्ति की गई थी, ताकि कोई बाजार में जो मूल्य उसका निश्चित है उससे अधिक पर वह बेच ना सके। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक प्रश्न पूछता है कि राशनिंग व्यवस्था किसने लागू की? राशनिंग व्यवस्था, तो राशनिंग व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। एक प्रश्न और पूछता है कि पीडीएस किसने लागू किया? पीडीएस माने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, माने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अब इसके बारे में आपको और व्यवस्थित जानना है तो आपको देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए पीजीटी 2003 में, 2004 में, 2005 में 2 बार पूछा गया है। तो उन प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 46 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? 2004 का जो 113 क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? क्वेश्चन 2005 का जो क्वेश्चन आया था 14 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? और प्रश्न संख्या 89 जो 2005 में ही पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? इन प्रश्नों में आप जाएंगे, के उत्तर में जाएंगे, आपको विस्तृत और संपूर्ण जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 107 है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। ऑप्शन ए है सिक्कों का परीक्षक, बी है चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, सी है रंगमंच का प्रबंधक, डी है गणिकाओं का प्रभारी। समझिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अध्यक्ष खंड है उसमें 26 अध्यक्षों के बारे में दिया गया है। उसी में से एक अध्यक्ष होते हैं लक्षणाध्यक्ष। ये टकसाल या मुद्रा विभाग के प्रमुख अधिकारी होते हैं।
विभाग के प्रमुख अधिकारी होते हैं। इन्हीं के अधीन मुद्रा जारी होती है। मुद्रा जारी करने का जो प्रमुख अधिकारी होता है कौन होता है? लक्षणाध्यक्ष होता है। और ये जो टकसाल होती है, टकसाल की बात हुई ना, ये जो टकसाल है एक अधिकारी के नियंत्रण में होती है, अधीन होती है। तो टकसाल अधीन होती है सवर्णिक के। किसके अधीन होती है टकसाल? सवर्णिक के अधीन होती है। और जब मुद्रा या सिक्का जारी होता था तो उसका मुद्रा का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था उसको कहते थे रूप दर्शक। रूप का दर्शन करता था उसको कहते थे रूप दर्शक। आपके क्वेश्चन में पूछा रूप दर्शक नामक अधिकारी किससे संबंधित है? तो सिक्कों का परीक्षण करने वाला ऑप्शन एम देखिए आपका विकल्प है, यही है रूप दर्शक। क्लियर हुआ? आगे आइए। लक्षणाध्यक्ष टकसाल या छापे खाना विभाग का प्रमुख अध्यक्ष था। यह मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी था। प्रत्येक टकसाल सवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहलाता था। इसके अलावा आपको 26 जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में ही पता होना चाहिए। और उसके बारे में क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटी प्रवक्ता वर्ष 2002 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 57 में जाइए। 1 से लेकर के 26 तक अध्यक्षों के नाम और उनके काम दोनों दिए गए हैं। वहां से आप परीक्षा में जाने से पहले जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए। क्वेश्चन 108 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हो। तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, इनका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। तो निश्चित तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा कि उस समय वायसराय के रूप में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है जिसके अंतर्गत एक्ट बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के संबंध में इससे पहले कि 2 क्लासों में चर्चा कर चुके हैं कि रोलेट एक्ट आया, उसके विरोध में हर जगह प्रदर्शन हुआ। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल सफेदुद्दीन खिचली ने जो है रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में प्रदर्शन किया। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करके उनको अमृतसर से बाहर जाने का आदेश दिया गया। इसके विरोध में जलियांवाला मैदान में जो है इकट्ठा हुए थे लोग। और उसी दिन जो है 13 अप्रैल को क्या हुआ? जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी और 1000 से अधिक निहत्थी भीड़ में लोग मारे गए थे। वही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ गए? ये देखिए वर्ष 2011 पीजीटी क्वेश्चन नंबर 116, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? यही सेम क्वेश्चन जो 11 में था 16 में आपके सामने प्रकट हो गया। इसीलिए कहते हैं पुराने जितने क्वेश्चन हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। ऐसे 1 2 3 करें, उत्तर आपके हाथ में आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 109 है, दीवान अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है गैसुद्दीन बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। ये बात हो रही है सल्तनत काल में। सल्तनत काल में जो है केंद्रीय सेना की राजा जो सुल्तान होगा उसके पास भी सेना होगी जिसको कहते थे हस्म ए कल्ब। इसकी जो है स्थापना शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। लेकिन पूछ रहा है दीवान ए अर्ज,
क्या पूछ रहा है? दीवान ए अर्ज, इसका मतलब होता है सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग का सृजन, इसका सृजन किया था गयासुद्दीन बलबन ने। समझ में आया? किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। और ऑप्शन सी देखिए तो बलबन आपको दिख जाएंगे, इन्होंने ही किया था इसका। और जो इसका दीवान अर्ज का जो प्रधान होता था उसको कहते थे आरिज अ मुमालिक, आरिज अ मुमालिक। इस दीवान अर्ज विभाग को, दीवान अर्ज को रावत ए अर्ज भी कहा जाता था, रावत ए अर्ज यह भी कहा जाता था। और मुगल काल में यही जो है मीर बख्शी, मुगल काल में आप जाएंगे, मुगल काल में तो आपको मीर बख्शी मिलेंगे सैन्य विभाग के प्रमुख के रूप में। वो मीर बख्शी सल्तनत काल के दीवान अर्ज हैं। समझ में आया? ये देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हस्म एक कल्ब का निर्माण किया। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख आरिज अ मुमालिक था। सर्वप्रथम बलबन ने इस पद का सृजन किया और अहमद अयाज, जिसकी उपाधि क्या थी? इमादुल मुल्क थी, को दिल्ली सल्तनत का पहला दीवान अर्ज बनाया। यह आपको पता रहे कि दिल्ली सल्तनत का पहला दीवान अर्ज कौन बना था, आरिज मुमालिक कौन बना था। सल्तनत काल में यही दीवान अर्ज मीर बख्शी में बदल गया। और सल्तनत काल में जितने विभाग हैं उन सब के बारे में जानना है तो पीजीटी 2002 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 पर जाइए, जहां लिखा बरीद कौन थे। उसकी व्याख्या में जितने भी विभाग सल्तनत काल में थे, केंद्रीय प्रशासन को सहायता देने वाले, सहयोग करने वाले, उन सब का बेहतरीन तरीके से जो है उल्लेख किया गया है। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 110, किसके शासन काल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस या मुहद्दिस देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। अब आइए समझते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जन्म हुआ था 1551 में और मृत्यु हुई थी 1542 ईस्वी में। और अकबर का शासनकाल शुरू होता है तो 1526 में। तो अकबर के समय शेख अब्दुल मुहद्दिस क्या थे? युवा थे। और कुछ चीजें जान लें, थे क्या? ये थे इस्लामी विद्वान थे। क्या थे? इस्लामी विद्वान थे, सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत थे। और क्या थे? हदीस के विद्वान थे, हदीस के विद्वान। और जो इनकी उपाधि है मुहद्दिस अद-देहलवी, मुहद्दिस अद-देहलवी का अर्थ होता है दिल्ली का हदीस का विद्वान। मुहद्दिस अद-देहलवी का मतलब होता है दिल्ली का हदीस का विद्वान। फिर हम लोग बात कर रहे थे अकबर के समय कैसे थे? युवावस्था में थे। तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी दीन इलाही, इससे सहमत नहीं थे। कौन? देहलवी साहब सहमत नहीं थे, तो फलतः राज्य से उन्होंने दूरी बना लिया और दिल्ली से बाहर हो गए। फिर जब जहांगीर का शासन आया तब दिल्ली वापस आए और अब दिल्ली में ही अपनी जो रचनाएं लिखे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, वो सब अपना काम शुरू किए। फिर जब शाहजहां का शासनकाल आया तो उस समय वृद्ध हो गए थे, वयोवृद्ध हो गए थे। और शाहजहां के समय ही 1642 ईस्वी में इसकी
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ए देहलवी की मृत्यु हुई थी। अब आप देखिए ये तीन कौन कौन, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में रहे हैं। और विकल्प में देखिए अकबर है नहीं है, शाहजहां है नहीं है, जहांगीर है। अगर कभी ये पूछे किसके शासनकाल में रहे हैं, विकल्प में अकबर दे दे, जहांगीर दे दे और शाहजहां दे दे, और चौथा विकल्प बना दे उपयुक्त तीनों में, या उपयुक्त तीनों सही है, तब जाकर के आप उसको करेंगे। यहां पर केवल जहांगीर दिया गया है, इसलिए हम लोग जहांगीर को सही मान रहे हैं। आइए देखते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 1551 से 1642 ईस्वी भारत के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान, सूफी संत और हदीस के विशेषज्ञ थे। उन्हें भारतीय महाद्वीप में हदीस के प्रचारक और पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता था। इनकी उपाधि जो है मुहद्दिस देहलवी अर्थात दिल्ली का हदीस का विद्वान थी। वे कादरिया सिलसिले से के सूफी संत थे। वे अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में युवा थे तथा अकबर के दीन इलाही के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने राज्य से दूरी बना लिया। जहांगीर के शासनकाल में दिल्ली वापस आ गए। शाहजहां के शासनकाल में 1642 में उनका निधन हुआ था। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 111, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है पीर मोहम्मद, बी है अब्दुल्ला खां उज़्बेक, सी है अदम खान और डी है बैरम खान। मालवा का राजा जो था वो था कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर था। इसकी जो राजधानी थी ये थी सारंगपुर। इसकी राजधानी कहां थी? सारंगपुर थी। और इस पर अधिकार करने के लिए अकबर ने सबसे पहले 1561 ईस्वी में अधम खां को भेजा। अधम खां ने इस पर आक्रमण किया बाज बहादुर पर, और बाज बहादुर भाग गया। बाज बहादुर क्या हुआ? भाग गया। तो बाज बहादुर के भागने पर मालवा पर अधिकार कर लिया। उसकी जो संपत्ति थी उस पर भी अधिकार अधम खां ने कर लिया। और उसके बाद अधम खां ने क्या किया? हिसाब किताब में गड़बड़ी की। हिसाब किताब में क्या किया? गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार किया। और वकील, एक मुगल काल में महत्वपूर्ण पद था, वकील अतगा खां को इसने मार दिया। किसने? अधम खां ने। इससे अकबर क्रोधित हुआ और इनको बधवा करके आगरा के किले से फेंकवा दिया और इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या किया अकबर ने? पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बना करके भेजा। तो पीर मोहम्मद के समय बाज बहादुर ने क्या किया? खान देश के सुल्तान की मदद लिया। खान देश के सुल्तान से मदद लिया और मदद ले करके जो है पीर मोहम्मद पर आक्रमण कर दिया। पीर मोहम्मद उस आक्रमण में अपने को बचाने के लिए भगे और नर्मदा नदी में डूबने से उनका घोड़ा डूब गया। नर्मदा नदी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद, इनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद अकबर ने जो है, उसके बाद क्या किया अकबर ने? किसी न किसी को भेजेगा भाई, क्योंकि मालवा पर उसको अधिकार करना है। तो उन्होंने भेजा अब्दुल्ला खां उज़्बेक को। अब्दुल्ला खां उज़्बेक को भेजा। अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने कार्रवाई की और बाज बहादुर को कैद कर लिया।
बाज बहादुर को कैद करके आगरा भेज दिया। इनको फिर मनसबदार बनाया गया। पहले 1000 का मनसब दिया गया, फिर 3000 का मनसब दिया गया। इस तरह से जो है उज्बेक अब्दुल खान उज्बेक ने जो है ये पूरी तरह से जो विजय हुई उसके लिए उत्तरदायी थे। इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है, क्योंकि जब पीर मोहम्मद को नर्मदा नदी में डूबने से इनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मालवा पर जो है फिर से बाज बहादुर का कब्जा हो गया था। और इन्होंने इनके समय मालवा में इनके बाज बहादुर के समय में और इनकी पत्नी रूपवती थी, गीत संगीत इस सब का बहुत अच्छा केंद्र था। मांडू वहां का प्रसिद्ध केंद्र था। और कहा जाता है कि रूपमती ने जो है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया। और हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में कि अकबर जो है नगाड़ा या नक्कारा बजाने का शौकीन था। तो यह माना जाता है कि बाज बहादुर ने ही अकबर को नक्कारा बजाना या नक्कारे सिखाया था। समझ रहे हैं? तो ये आपका उत्तर हो गया है। अब आइए इसको एक बार देख लेते हैं। मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। अधम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ। बाज बहादुर युद्ध से भाग गया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी उस युद्ध में था, जिसने मुंतखब तवारीख नामक पुस्तक लिखी है ना, जिसको हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। उसका राइटर रचनाकार बदायूनी भी प्रत्यक्षदर्शी था। अधम खां ने हिसाब किताब में गबन किया। नए वकील अतगा खां की हत्या कर दी। अतः अकबर ने अधम खां को आगरा से के किले से फेंकवा दिया। इसके बाद अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया। बाज बहादुर ने खान देश के सुल्तान की मदद से उस पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। मालवा पर बाज बहादुर का अधिकार हो गया। इसके पश्चात अकबर ने अब्दुल खां उज्बेक को सुजात खां की उपाधि देकर मालवा भेजा, जिससे बाज बहादुर को कैद करके अकबर के पास भेज दिया तथा मालवा को अपने अधीन कर लिया। बाज बहादुर को पहले 1000, बाद में 2000, हमने 3 बताया था, 3000 2000 मनसबदार बनाया गया। उन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बनाया। अकबर ने नक्कारा बजाने की विद्या बाज बहादुर से सीखी। और बाज बहादुर की पत्नी रूपमती नर्तकी, कवित्री एवं संगीतज्ञ थी। उसने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। दोनों की समाधि उज्जैन में है। अगर ये पूछा जाए कि बाज बहादुर की पत्नी की समाधि कहाँ है, तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 112 में आइए। निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? आत्मीय सभा की स्थापना सबको पता है, चर्चा भी हो चुकी है। 1814 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसमें देखिए द्वारका नाथ टैगोर जुड़े थे, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी जुड़े थे, नंदलाल बोस जुड़े थे। डी ऑप्शन केशव चंद्र सेन आत्मीय समाज से नहीं जुड़े थे। केशव चंद्र सेन जुड़े थे ब्रह्म समाज से, जिसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए इसको आगे देखते हैं। समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जाति पात आदि का विरोध तथा तर्क विवेक और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके सदस्य देखिए द्वारका नाथ टैगोर, हरिनाथ मजूमदार, प्रसन्न कुमार टैगोर, रामचंद्र विद्याबागीस, गौरी शंकर भट्टाचार्य, नंद किशोर बोस तथा अन्य समकालीन बंगाली विद्वान एवं सुधारक थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे, आत्मीय सभा से नहीं। समझ में आया? आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है 113। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? ऑप्शन है कौटिल्य अर्थशास्त्र, 2 है मनुस्मृति,
सी है पाणिनि अष्टाध्यायी, डी है पतंजलि महाभाष्य। मुद्रा जालसाजों को कहा गया है उस पुस्तक में कूट रूपकार, और इस कूट रूपकार शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। इसलिए देखिए ऑप्शन ए देख रहे हैं, यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का उल्लेख किया है जिन्हें कूट रूपकार की संज्ञा प्रदान की जाती है। और देखना है तो पीजीटी 2002 के तीसरी क्लास से क्वेश्चन नंबर 57 में देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 114 है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? ए है लांघनास, बी है बिरभानपुर, सी है नागार्जुन कोंडा, डी है भीम बेटका। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है ना भीम बेटका। इससे पहले कि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। भीम बेटका है कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जनपद में है, जिले में है। यहां से हमको मध्य पाषाण काल, कहां की? मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जो गुफाओं में बने हैं गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमबेटका किससे संबंधित है। वहां विकल्प में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था। और इसके बाद भी एक प्रश्न पूछा गया है, उसको देख लीजिए। 2013 जो निरस्त परीक्षा थी उसमें भीमबेटका प्रसिद्ध है, विकल्प में था अपने शैलाश्रयों के लिए, अपने शैल चित्रों के लिए, वो यहां से था। क्वेश्चन नंबर 115 पाइए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है धौलावीरा। कह क्या रहा है, जब चिनाई का काम होता है, दीवार की चिनाई का काम होता है, उसमें कच्ची ईंट के साथ में तक्षित प्रस्तर, तक्षित प्रस्तर माने वह पत्थर जो पालिशदार होते हैं, पालिशदार पत्थर और कच्ची ईंट को मिला करके दीवार की चिनाई कराई गई थी। वह कहां पर मिला है? तो वह मिला हुआ है, ऑप्शन डी देखिए, धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा से नहीं है, मोहनजोदड़ो से नहीं है, लोथल से नहीं, धौलावीरा से है। धौलावीरा है कहां? गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। यहां पर जो है खुदाई का जो कार्य, यहां पर खोज की थी जगपत जोशी ने, जेपी जोशी ने, और उत्खनन कार्य करवाया था, उत्खनन बिष्ट साहब ने, आरएस बिष्ट ने करवाया था। धौलावीरा के संबंध में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हड़प्पन साइट हैं, उसके बारे में सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टेडियम का साक्ष्य हो गया, या बहुत तरह के प्रश्न वहां से बनते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ष 2009 के 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 109 पर जाइए और वहां खोजिए हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो वहां पर आपको जाकर के 3-4 पेज में धौलावीरा के बारे में जो भी प्रश्न अभी तक बने हैं या बनने की संभावना है उसको वहां पर दर्शाया गया है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था?
ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, बी है स्वामी दत्त, सी है हस्तिवर्मन, डी है उग्रसेन। देखिए समुद्रगुप्त, जिनको बी.ए. स्मिथ भारत का नेपोलियन कहते हैं, इनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बार बार पूछा जाता है कि रचना किसकी है ना, तो यह रचना जो है इनके संत विग्राहक थे हरिसेन की है ना। इसी में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है लाइनों में, और उन उपलब्धियों से पता चलता है उन्होंने आर्यावर्त का युद्ध किया था पहली बार, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, और इस युद्ध में उन्होंने 3 आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया था। उसके बाद उन्होंने किया था दक्षिणा पथ का युद्ध, और इस युद्ध में उन्होंने 12 राजाओं को हराया था दक्षिण के। उसके बाद उन्होंने किया था आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध किया था, इस युद्ध में उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। और जब उन्होंने 12 राजाओं को हराया था दक्षिणापथ में, उसी में एक कांची का शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। और आपके परीक्षा में इस पेपर में पूछा गया है कांची का शासक कौन था, तो कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और उन्होंने दक्षिणापथ को जीता तो उसके लिए अलग नीति अपनाई, आर्यावर्त को जीता तो उन्होंने अलग नीति अपनाई, दक्षिणापथ को जीतने के बाद ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, मतलब उनसे ले लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए, उनको अपना शासन वापस कर दिया जाए। और उत्तरापथ में प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई, मतलब उनको उखाड़ फेंकना है, उनके राज्य से उनको हटा देना, उनको समाप्त कर देना है। तो यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, और आप उसको जब तक बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी स्मृति के पटल से वो मिटते भी जाते रहते हैं। इसलिए आइए इसको देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में 3 शक्तियों को पराजित करने का उल्लेख है। 13वीं और 14वीं पंक्ति में ना कौन कौन रहा था? अच्युत, नागसेन, कोतकुलज, 3 आर्यावर्त के जो प्रथम युद्ध में। अच्युत कहाँ थे? अहिछत्र बरेली का शासक था। नागसेन पद्मावती ग्वालियर का नागवंशी शासक था। कोतकुलज कोत वंश का शासक था। कोत वंश के सिक्के दिल्ली पूर्वी पंजाब से मिले हैं, अर्थात इसी क्षेत्र में उनका शासन रहा होगा। दक्षिणापथ का युद्ध, अब पहले समझा दक्षिणापथ क्या है ना। दक्षिणापथ का तात्पर्य विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्य से आप दक्षिण की ओर जाइए, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र में, विंध्य और कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या है? दक्षिणापथ है। आगे चलिए, समुद्रगुप्त के दक्षिणी विजय का विवरण प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्ति मिलता है। इन राजाओं के पास समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। हेमचंद राय चौधरी क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त की इस नीति की तुलना रघुवंश वर्णित धर्म विजय, कालिदास के रघुवंश में धर्म विजय है, उससे करते हैं। दक्षिणापथ के 12 राजा निम्नलिखित थे। कौशल माने दक्षिण कौशल के महेंद्र, महाकांतार महावन के व्याघराज, कोरल या कुराल के भंटराज, पिष्टपुर आंध्र प्रदेश के महेंद्रगिरी, कोट्टूर उड़ीसा के स्वामी दत्त, एरंडमल आंध्र प्रदेश के दमन, कांची तमिलनाडु को विष्णुगुप्त, जो भी देखा अवमुक्त, बेंगी और कांची के मध्य नीलराज, बेंगी तमिलनाडु के हस्तिवर्मा, पालक तमिलनाडु में है के उग्रसेन, देवराष्ट्र आंध्र प्रदेश के कुबेर, कुरस्थल
कर्नाटक के धनंजय। समझ में आया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण का है अभियान पूर्वी घाट से किया। वह जिस क्षेत्र से गया उसी क्षेत्र से वापस आया। इस अभियान के दौरान वह पश्चिमी घाट की ओर नहीं गया, क्योंकि पश्चिमी घाट पर शक्तिशाली वाकाटकों का शासन था। वाकाटक और समुद्रगुप्त के मध्य किसी युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है। अगर वह पश्चिम से लौटा होता तो निश्चित तौर पर दोनों शक्तियां आमने सामने टकराती। इसलिए हम माना जाता है कि वह जो है पूरब से गया था और पूरब से वापस आ गया। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में है, जिसमें आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करके पशुबोधरण पूर्णतः उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई गई। ये 9 राजा थे रुद्रदेव कौशाम्बी के, मत्तिल बुलंदशहर का, नागदत्त स्पष्ट नहीं कौन थे, चंद्रवर्मा बंगाल के, गणपत नाग और नागसेन नागवंशी थे, अच्युत बरेली के, नंद और बलवर्मा स्पष्ट नहीं है। देखिए समुद्रगुप्त के दक्षिण के राजाओं के साथ जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है, उस नीति को बहुत विद्वतापूर्ण नीति मानी जाती है, क्योंकि जिन शासकों ने दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया उनके शासन का अंत विद्रोहों के रूप में हुआ, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और औरंगजेब ने किया पूर्णतः दक्षिण पर नियंत्रण करने का, और वह जो है उसके लिए नासूर बन गया। इसलिए दक्षिण के साथ जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की समुद्रगुप्त की नीति है वह विद्वतापूर्ण और तत्कालीन सामरिक परिस्थितियों के लिए अत्यंत अनुकूल नीति थी। समझ गए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 117 है, शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? ऑप्शन ए दीवाने वजारत, बी है दीवाने आरिज, सी है दीवाने रसालत और डी क्या है दीवाने इंसा। देखिए शेर शाह के प्रशासन के संबंध में कहा जाता है कि उसने क्या किया कि पुरानी नीतियों को जारी रखा और उसने क्या किया पुनरुद्धार किया, कुछ नीतियां जो बंद हो गई उनको शुरू किया और उसके बाद उसने परिवर्तन भी किया। तो उसने केंद्रीय प्रशासन के मामले में सल्तनत काल में जो विभाग चले आ रहे थे उन विभागों को बनाए रखा और वो 4 प्रमुख विभाग थे। दीवाने वजारत जो आय व व्यय का प्रमुख था, इसके वजीर होते थे दीवाने वजारत के, आय व्यय देखते थे। दीवाने आरिज, दीवाने अर्ज, हाँ इसके प्रमुख कौन थे? आरिज होते थे जो क्या था सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। दीवाने रसालत एक विदेश विभाग से संबंधित थे, धर्म के काम भी करते थे। हाँ और दीवाने इंसा इनके दबीर थे इसके प्रमुख, और ये शाही सचिवालय था, शाही पत्राचार ये सब देखता था सचिवालय। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूछ रहा है कि आय और व्यय की देखभाल, तो दीवाने वजारत आपको उत्तर में मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए दीवाने वजारत क्या है सही उत्तर है। क्लियर हुआ? आइए इसको देखते हैं। शेर शाह के समय सुल्तान समस्त शक्तियों का केंद्र था। केंद्र में सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के लिए 4 विभाग थे। दीवाने वजारत यह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य के आय व्यय की देखभाल इसका काम था करना। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल इसका दायित्व था। अगला था दीवाने आरिज, सेनापति विभाग था, सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा शाही सचिवालय था। चौथा था दीवाने रसालत या रिसालत, विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार और उनसे संपर्क रखना, कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान की भी देखभाल करता था। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड वेलेजली। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
को समाप्त करने से पहले हमें समझें कि किसने प्रारंभ किया और क्या परिस्थितियां थी जो उसको प्रारंभ करना पड़ा। तो 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्र बहुत तेजी से प्रकाशित होने लगे, उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और वह मुखर होकर के सरकार की आलोचना करने लगे। फिर उसके बाद लिटन आते हैं 1878 से 80 में। लिटन आते हैं। लिटन की जो है, लिटन इनकी साम्राज्यवादी जो नीति थी, और साथ में इसी समय जो है भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान उन्होंने जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया और दिल्ली दरबार के शान शौकत में उन्होंने बहुत अधिक धन का व्यय किया और इसकी समाचार पत्रों ने आलोचना की कि जब अकाल से देशवासी मर रहे हैं तब जो है महारानी के स्वागत पर इतने धन का व्यय अपव्यय है। उनका कहना था कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। इन सब आलोचनाओं से त्रस्त होकर के लिटन ने क्या किया, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको कहते हैं देसी भाषा के समाचार पत्रों के विरोध अधिनियम, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम उसने जारी किया 1878 में। अब ये समझा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ऐसी क्या धाराएं थी जो हमारे देसी समाचार पत्रों के प्रतिकूल थी। उसमें बताया गया कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख, किसके, मजिस्ट्रेट के सम्मुख संपादक को बांड भरना होता था। बांड में क्या लिखना होता था कि आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन नहीं करेंगे, आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन नहीं करेंगे। या तो ये संपादक क्या करें, मजिस्ट्रेट के सम्मुख बांड भरें कि वो आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन नहीं करेंगे, या एक दूसरा रास्ता दिए थे, अगर उन्हें कुछ प्रकाशित करना है तो उसको प्री सेंसर के लिए मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहले मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करिए कि फला फला चीज हम प्रकाशित कर रहे हैं, अब वो जो है अनुमति देता है। अगर मजिस्ट्रेट अनुमति देगा तब वह प्रकाशित होगा, अगर मजिस्ट्रेट अनुमति नहीं देगा तो वह प्रकाशित नहीं होगा। और इसकी अपील कहीं नहीं कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे कि कोई उसके ऊपर की अदालत हो जो मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अपील सुने। समझ रहे हैं? इसमें देखिए इस एक्ट का सबसे घृणित और सबसे खराब पक्ष क्या था कि देसी भाषा, जो देसी भाषा के समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन्हीं पर था। अंग्रेजी भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता था। दूसरा क्या था कि इसमें अपील का अधिकार नहीं था। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर वो दावा करता है कि हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं तो हर चीज के अपील के लिए खिड़की खुली होनी चाहिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने बंद कर रखी थी। अब जब इतनी समस्याएं हैं तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है, और देसी भाषा, हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, इन सब ने, देसी भाषाई समाचार पत्रों ने इनका विरोध किया। और एक अंग्रेजी का भी समाचार पत्र था जो इस विरोध में सम्मिलित था। अगर परीक्षा में पूछे तो वह अंग्रेजी का समाचार पत्र कौन था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया, तो क्या कहते हैं इसको, पायनियर,
समझ रहे हैं? इसको, इस एक्ट का विरोध में कहा गया एक गैंगिंग एक्ट है। कौन सा एक्ट है? गैंगिंग एक्ट है। गैंगिंग एक एक्ट का मतलब क्या है? गला घोंटने वाला। हम जो बोलना चाहते हैं, हमारे समाचार पत्र जो कहना चाहते हैं, उन सबका गला घोंटने वाला एक्ट है, इसको कहा गैंगिंग एक्ट है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने कहा यह तो हमारे ऊपर वज्रपात है, आकाश से वज्रपात हुआ है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर क्या हुआ है? वज्रपात हुआ है। तो इसके बाद जब जो है रिपन वायसराय के रूप में आते हैं, तो रिपन ने क्या किया? 1882 ईस्वी में इस कानून को रद्द कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। किसने किया पूछ रहा है? समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। ये ऑप्शन बी है। कब किया था? 1882 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। इसको और बेहतर समझना है, पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट 2003 पे जाइए, तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 77 में यही प्रश्न था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर ने समाप्त किया? जो 2003 में पूछा था, वो 2016 में आपके सामने आ गया। समझ रहे हैं? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, बी है देव समाज से, सी है आर्य समाज से, डी है ब्रह्म समाज से। आइए इसको समझते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने किया। उनके बाद में विद्याबागी, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन सब लोगों ने जो है, देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, इन लोगों ने आगे बढ़ाया। फिर 1843 ईस्वी में 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर आई हाथ टैगोर के हाथ में, देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में। और इस समय है क्या कि ईसाई मिशनरी बहुत तेजी से आए हुए थे। वह लोग भारतीय संस्कृति के विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो एक प्रसिद्ध अलेक्जेंडर डफ थे, ईसाई मिशनरी। ये भारतीय संस्कृति के विरोधी थे। इनको जवाब देने के लिए इन्होंने जो है एक पुस्तिका लिखी, ब्रह्म धर्म। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक एक पुस्तिका लिखी और एक ब्रह्म उपासना की पद्धति प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? ब्रह्म उपासना की पद्धति, ब्रह्म पूजा की एक पद्धति प्रारंभ की। इसी ब्रह्म उपासना की पद्धति को ब्रह्मोपासना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मोपासना कहते हैं। और प्रश्न पूछा गया था ब्रह्मोपासना किससे संबंधित है? तो प्रश्न है ब्रह्म समाज से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जाता है कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? इससे पहले 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी और तत्वबोधनी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था। समझ रहे हैं? और इसको ले देखिए, 31 दिसंबर 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। ब्रह्म समाज में नवप्राण का संचार और ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। इन्होंने इससे पहले 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। बंगाली भाषा में तत्वबोधनी नामक पत्रिका निकाली, जो आर्य समाज की मुख्य पत्रिका थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया तथा ब्रह्म धर्म नामक पुस्तिका का संकलन किया और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का प्रारंभ किया। पूजा के लिए ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का प्रारंभ किया, यही था मुख्य। यहां से आइए, क्वेश्चन नंबर 120 है, भू राजस्व के निर्धारण के निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में
भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया? ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है राजेंद्र द्वितीय, डी है कुलोत्तुंग प्रथम। चोल काल में जो आय का प्रमुख स्रोत था वो था, क्या था? भू राजस्व। और भू राजस्व को सही और वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करने का तरीका होता है भूमि की पैमाइश, भूमि की नाप जोख। तो सबसे पहले राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भूमि की माप करवाई। उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय ने भी, कुलोत्तुंग ने भी 2 बार जो है भूमि की माप करवाई थी। इसमें ऑप्शन में क्या है? राजराज प्रथम। और किस चोल शासक ने करवाया था? सबसे पहले राजराज प्रथम ने करवाया था, उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय ने करवाया था। ये देखिए प्रश्न इससे पहले क्या पूछा है 2000 में, तीसरी क्लास के 79 नंबर क्वेश्चन पर, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? वही क्वेश्चन आकर जो 2000 में आया था 2016 में आ गया। प्रश्न है 121, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947, 16 अक्टूबर 1947। भारत और पाकिस्तान, इसके विभाजन और भारत की स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन प्लान बना। बेटन प्लान या योजना, इस माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। और यह जो है 18 जुलाई 1947 में पास हो गया। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पास किया? उत्तर आपका ए मिल गया। इसमें यह निश्चित किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बना करके उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसलिए कह रहा स्वतंत्र होने की घोषणा किस दिन की? तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। उसके स्वतंत्र होने के बाद उसके गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना, प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। 14 अगस्त की रात से संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। जैसे ही 15 अगस्त शुरू हुआ वैसे ही नेहरू ने नियत के नाम अपना एक संदेश दिया और भारत की स्वतंत्रता घंटा घड़ियाल बजा करके घोषित की गई 15 अगस्त को। और गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया और पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने और सुबह में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। समझ गए? आइए इसको देख भी लेते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और संप्रभुता सौंप दी गई। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना हुई। मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल, लियाकत अली उसके प्रधानमंत्री बने। भारतीय संघ के संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त की आधी रात को हुई। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है, एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं।
जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है, यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए सौगंध लेते हैं। इसके बाद जो है संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया और 15 अगस्त की प्रातः नेहरू ने नए मंत्रिमंडल की शपथ ली नेहरू के साथ में। तो यहां से पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो माउंटबेटन किस पद पर थे? तो गवर्नर जनरल के पद पर थे, वायसराय के पद पर नहीं थे, ये भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ऑप्शन ए था ब्रह्मा, बी है विष्णु, सी है शिव और डी है कृष्ण। तो अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है, अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने के लिए किसने कहा था ना? तो देखिए इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ जो सुत्त पिटक है उसमें एक मध्यम निकाय, उसमें है आर्य परिएशन सूत्र में विस्तार से एक जानकारी मिलती है। और विनय पिटक के महावग्ग, पिटक के महावग्ग भाग में ये जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा सहनपति ने बुद्ध से अनुरोध किया और 3 बार अनुरोध करने के बाद बुद्ध ने जो है क्या किया, अपना ज्ञान धर्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा सहनपति क्या थे? ये जो है ब्रह्मलोक के देवता थे। यह बात जो है किसमें है? मध्यम निकाय के आर्य परिएशन सूत्र में है और विनय पिटक के महावग्ग में है और कई जो है बौद्ध साहित्य में है कि ब्रह्मा सहनपति ने 3 बार बुद्ध से अनुरोध किया, प्रार्थना की, अपना ज्ञान का प्रकाश आप करें, और इसलिए उसका उत्तर क्या होगा? ब्रह्मा है। समझ रहे हैं? ये ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा सहनपति हैं जो ब्रह्मलोक के स्वामी थे, ब्रह्मलोक के देवता थे। समझ गए उत्तर? अब आइए इसको देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के आर्य परिएशन सूत्र में विस्तार से बताया गया है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्रह्मा सहनपति के 3 बार निवेदन पर ही धर्म उपदेश देने का निश्चय किया। विनय पिटक के महावग्ग भाग में भी है, बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तब वे कुछ समय मौन रहे, वे विचार कर रहे थे यह ज्ञान गहन और सूक्ष्म है जिसे समझना कठिन है। जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, वो कहा कि यह गहन है, गूढ़ है, इसको सबको समझना सबको बस का नहीं है। तब ब्रह्मा सहनपति प्रकट हुए और 3 बार निवेदन किया, भगवान ऐसे भी जीव हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी धूल रहित है, वह आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे और धर्म चक्र का परिवर्तन प्रारंभ करें। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हमारे संपर्क में आए थे जो कठिन और गूढ़ ज्ञान को समझ सकते हैं। तो उनका ध्यान अलार कालम की ओर गया, रुद्रक रामपुत्र की ओर गया और उन्हें पता चला कि रुद्रक रामपुत्र अलार कालम की मृत्यु हो चुकी है। फिर उनका ध्यान गया कि जब हम तपस्या कर रहे थे तो 5 ब्राह्मण, जब मैंने खीर खा ली थी तो ब्राह्मण मुझको छोड़ करके
चले गए थे। अब उन ब्राह्मणों की खोज में मृगदाव, सारनाथ, ऋषिपत्तम आ गए और ऋषिपत्तम में उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को पहली बार अपने ज्ञान की शिक्षा दी, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपकी पीजीटी परीक्षा में, टीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, धर्म पर परिवर्तन बुद्ध ने कहाँ किया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो एक कथा यहाँ से जुड़ी हुई है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। अगला है मुगल काल में जब्त क्या था। जमीन जब्त हो जाती थी, जमीन की पैमाइश, सी कर, डी मुद्रा। देखिए मुगल काल में जो लगान की वसूली होती थी, कर की वसूली होती थी, उसमें राज्य और कृषक को कितना कितना भाग मिलेगा, उसके लिए भू राजस्व की प्रणालियां थी। भू राजस्व की प्रणाली, उसी प्रणाली में एक प्रणाली थी जब्ती। क्या थी? जब्ती। जब्ती को जमाई भी कहते थे। इसमें क्या किया जाता था, भूमि की नाप तोल के बाद, नाप तोल के बाद ये निश्चित किया जाता था, नाप तोल के बाद कि कितना राज्य का हिस्सा रहेगा, कितना कृषक का रहेगा। यह नकदी में लिया जाता था, नकद में, इसलिए इसको नकदी भी कहा जाता है। और इस जब्ती में जो जब्त शब्द था, जब्त, इसका मतलब था पैमाइश। पैमाइश का मतलब क्या होगा? नाप तोल, नापना, यही तो पैमाइश है। इसके अलावा भी बहुत सी विधियां प्रचलित थी। एक विधि की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जिनको कहते हैं बटाई या गल्ला बक्सी, गल्ला बक्सी, या इसको भवाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, फसल को 3 तरीके से बांटा जाता था। एक तो फसल खेत में खड़ी है तभी बांट दिया जाता था। एक जो है जैसे लंक बटाई हुई, तो लंक बटाई में क्या होता था कि फसल को काट के लाते थे, भूसा बिना निकाले दोनों हिस्सा कर दिया जाता था। एक रास बटाई होती थी, खेत को खलिहान में लाते थे, भूसा निकाल करके बांट देते थे और रास बटाई हो गई। और एक प्रणाली चलती थी नस्क या कनकूत। कौन सी प्रणाली? नस्क या कनकूत। नक्श या कनकूत में क्या करते थे, अनुमान के आधार पर हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाता था। तो यहां पूछा गया था जब्त। जब्त का मतलब होता है जमीन की पैमाइश, इसलिए इसमें ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं। मुगल काल भू राजस्व प्रणालियां जब्ती या जमई, इसमें माप जोख के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। चूंकि इस पद्धति में कर केवल नकद ले लिया जाता है, इसलिए नकदी कहते हैं। यहाँ जब्त से तात्पर्य जमीन की पैमाइश से है। दहसाला व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने की थी ना, जब्त पर ही आधारित थी, अकबर के समय हुई थी, टोडरमल मंसूर वगैरह जुड़े थे उससे। गल्ला बक्सी या बटाई या भवाली, यह सबसे प्राचीन भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी। इसमें कृषक को नगद या उपज किसी भी रूप में देने की स्वतंत्रता थी। 3 प्रकार की थी। एक थी खेत बटाई। खेत बटाई में क्या करते थे, खेत में खड़ी फसल के आधार पर ही राज्य और किसान का हिस्सा बांट दिया जाता था। लंक बटाई या लांग बटाई, खलिहान में भूसा निकाले बिना बंटवारा होता था। रास बटाई, भूसा अलग करने के बाद बंटवारा होता था। नस्क या कनकूत, नस्क को मुक्ताई कहा गया है, कनकूत को दानाबंदी कहा जाता था। इसमें भूमि के उपज के अनुमान के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था। इसके अलावा रेख विधि है, जो राजपूत राज्यों में स्थानीय रेख विधि प्रचलित थी। राजपूत राज्यों में खरवार विधि थी, कश्मीर में थी। पैदावार का अनुमान गधे की लदाई के आधार पर किया जाता था, जिसे खरवार विधि कहा जाता था। गधा, अगर 5 गधे के
राजा को जाएगा तो कुछ गधे, 3 गधे, 2 गधे, जो भी निश्चित किया जाएगा वो किसान की ओर जाएगा। यहां पर वो खरवार विधि थी जो कश्मीर में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, बी है राजराज प्रथम, सी है राजेंद्र द्वितीय, डी है राजाधिराज। तो आइए इसको समझते हैं। पहले राजेंद्र प्रथम के पुत्र कौन थे? राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम एक बेंगी का उत्तराधिकार का मामला था। बेंगी के उत्तराधिकार के मामले में, उस मामले में कल्याणी के चालुक्य भी हस्तक्षेप कर रहे थे। तो कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम हस्तक्षेप किए और इस हस्तक्षेप में 2 बार युद्ध हुआ, राजाधिराज और सोमेश्वर प्रथम में। पहला जो युद्ध था कुंडूर का युद्ध था। कुंडूर का युद्ध इस युद्ध में राजाधिराज प्रथम ने सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर दिया और उसके जो है क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और विजय राजेंद्र की राज्याभिषेक करवाया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की राजाधिराज ने। उसके बाद में सोमेश्वर प्रथम ने प्रयास किया, अपना क्षेत्र पुनः अर्जित करने लगा, कांची तक अटैक किया। तो फिर युद्ध हुआ 1052 ईस्वी में, जिसको कोप्पम का युद्ध कहते हैं। कोप्पम का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। जब राजाधिराज मारा गया तो उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को पराजित किया और पराजित करने के बाद रण क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया, वीराभिषेक करवाया। और इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि किसने अपने को राजा घोषित किया? ऑप्शन सी में देखिए राजेंद्र द्वितीय हैं। राजेंद्र द्वितीय ने ही रण क्षेत्र में अपने को राजा घोषित किया। समझ गए? आइए देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम के पश्चात युवराज राजाधिराज प्रथम 1044 से 52 ईस्वी शासक बना। उसने चेर, पांड, सिंघल राजाओं के विद्रोह का दमन किया। सिंघल नरेश विक्रम बाहु को पराजित कर राजमुकुट उतार लिया, उसकी माता का नाक काट लिया। राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया। ठीक, उसने बेंगी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से 2 बार युद्ध किया। पहला युद्ध जो पुंडूर के युद्ध में चालुक्य सेना बुरी तरह पराजित किया, चालुक्य सेना को, कल्याणी को लूटा, वहां अपना वीराभिषेक कराते हुए विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। कल्याणी से एक कलात्मक भव्य द्वारपालक की मूर्ति लाकर तंजौर के दारासुरम में स्थापित करवाया। पूछेगा तंजौर के दारासुरम में जो कल्याणी से मूर्ति लाया, किसने लाया था? तो राजाधिराज ने लाया था जब पुंडूर के पहले युद्ध में विजय हुआ था। लेकिन सोमेश्वर प्रथम पुनः बेंगी को हस्तगत किया और कांची पर आक्रमण किया। राजाधिराज ने चालुक्य राज के विरुद्ध दूसरा अभियान किया। 1052 में कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। समझ गए? उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्य सेना को पराजित किया, युद्ध मैदान में अपना वीराभिषेक और राज्याभिषेक कराया। उसके समय में सोमेश्वर प्रथम के साथ संघर्ष चला। उसने कहां करवाया था? रण क्षेत्र में, युद्ध मैदान में अपना वीराभिषेक करवाया। पर केसरी इसकी उपाधि थी और 1055 में इसके समय में अकाल आया था। और प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है कि किसके समय में भयानक अकाल आया था, वो कौन थे? राजेंद्र द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 125 है। यह जो है किसके 2016 पीजीटी का अंतिम प्रश्न हम लोग लेते हैं।
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए, भारतीयों में वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ज्ञान मिले, इसके लिए सर सैयद अहमद खां, जो ऑप्शन डी में है, उन्होंने 1864 ईस्वी में स्थापना की साइंटिफिक सोसाइटी की। सोसाइटी की स्थापना की कहां पर की थी? गाजीपुर में। फिर बाद में इसको अलीगढ़ स्थानांतरित किया गया, अलीगढ़ इसको स्थानांतरित करके लाया गया था। इसके अलावा आप लोगों ने एंग्लो मोहम्मडम अलीगढ़ कॉलेज के बारे में सुना होगा, उसको भी समझिए, वो परीक्षा में पूछा जाता था। 1875 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर जो है अलीगढ़ में एक जो है अलीगढ़ स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल था। फिर यही जो 1877 में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। पूछा जाता है इस कॉलेज का शिलान्यास इसका कराया था, किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, उस समय जो लिटन साहब ने किया। और इसके लिए भूमि जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे विलियम म्योर ने दिया था। और इसके जो प्रथम प्राचार्य बने थे थियोडोर बेक ने, थियोडोर बेक जो है इसके पहले प्राचार्य बने थे। और यही जो है 1920 में आकर के एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सर सैयद अहमद से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारकों में सर सैयद अहमद का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में न्यायिक सेवा अमीन के पद पर थे ना, इन्होंने राज्य की इतिहास भी लिखा है उसका ना। भारतीयों में आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, बाद में इसे अलीगढ़ स्थानांतरित किया गया। इन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया, दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार फारसी भाषा की पत्रिका तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता, पूछा जाता है तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका थी? सर सैयद अहमद खां की थी। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कुरान पर टीका थी, जिसमें परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के आलोक में अपने विचार को प्रस्तुत किया। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2016 पीजीटी में जो भी परीक्षा में पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब पर डिस्कशन कर लिया है, और यह भी बता दिया गया है कि किन परीक्षाओं के प्रश्न को कॉपी किया गया है, उसमें दोबारा पूछा गया है, या फिर कौन नए नए प्रश्न बन सकते हैं। अब बारी आपकी है, आप लोग जो है अपना फीडबैक दीजिएगा, और फीडबैक आप लोग दीजिएगा किसके माध्यम से? लाइक और कमेंट के माध्यम से, ताकि हमको पता चले कि आपको जो दी जा रही है वो आप तक पहुंच रही है, जिस ढंग से दी जा रही है उसी ढंग से पहुंच रही है। तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।